बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। अगर हम यह इच्छा रखें कि हमारे बुरा करने के बाद भी हमारे साथ अच्छा होगा तो यह हमारी गलतफहमी है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल हो चुकी है। मेरे पापा एक टीचर थे और एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। जब मैं 6 साल की थी तभी मेरी माँ हार्ट अटैक आने की वजह से मर गई थी। मुझे तब पता नहीं चला था कि आखिर मेरी माँ इतनी छोटी उम्र में अटैक आने से कैसे मर गई, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में अटैक आना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन मैं इस बात को कभी जान ही नहीं पाई कि आखिर मेरी माँ को क्या परेशानी थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और अपनी माँ के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं दिन भर रोया करती, कमरे में घुसी रहती, ना खाती ना पीती और ना ही बच्चों के साथ खेलती। सब घर वालों ने मेरे पापा से कहना शुरू किया कि दूसरी शादी कर लो। पहले तो मेरे पापा माने नहीं। मैं 7 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं स्कूल से आई तो मेरे हैरत की हद ना रही जब दादी ने मुझे मेरी सहेली के घर भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। उसी सहेली से मेरी दादी कितना चिढ़ती थी। मुझसे कहती कि तू अपनी सहेली से दूर रहा कर, इसकी आदतें मुझे पसंद नहीं। और आज उसी सहेली के घर मुझे भेज दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि वही गंदी सी सहेली मेरी दादी को इतनी पसंद कैसे हो गई थी। मैं भी खुशी खुशी अपने सहेली के घर चली गई। रात के समय जब घर आई तो घर में खूब सारी चहल पहल थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। घर में इतने सारे लोग क्यों थे और यह सब कहाँ से आए थे? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। लोगों के बीच 2 लोगों को देखकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी। 2 लोगों सजे धजे दूल्हा दुल्हन बने बैठे हुए थे। मेरी पहली नज़र अपने पापा पर गई थी जो दूल्हा बने बैठे थे। अपने पापा को दूल्हा के रूप में देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी। वक्त और हालात ने मुझे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। मैंने पापा के पास बैठी और उस औरत को देखा जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब दादी ने पापा के साथ उस औरत को एक कमरे में भेज दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। ऐसा जुल्म तो सबने मुझ पर कर दिया था। मेरी दादी ऐसे ही किसी अनजान औरतों को मेरी माँ का दर्जा कैसे दे सकती थी? मैं चीख चीख कर दादी से पूछने लगी, दादी कौन है यह औरत? आपने क्यों उसे मेरी माँ के कमरे में भेज दिया? वह मेरी माँ और पापा का कमरा है। मेरी माँ के अलावा उस कमरे में कोई नहीं जा सकता। दादी ने मुझे चुप कराया और कहा, अब वही तेरी माँ है। तेरे पापा का घर बसाने के लिए हमने तेरे पापा की शादी कर दी है। तेरे पापा का घर बस जाएगा, तेरे पापा खुश रहेंगे, तभी तो तू भी खुश रहेगी ना। आखिर तुझे भी तो माँ मिली है। मुझे दादी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आ रहा था कि वह नई औरत जो अभी अभी मेरे माँ के कमरे में गई थी, मैं उसे माँ का दर्जा नहीं दे सकती थी। मेरे लिए यह गम बहुत बड़ा था कि मेरे पापा ने शादी कर ली। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई और सारी रात मैं दादी से चिपकी लेटी रही और इसी सोच में रात गुजार दी कि पापा ने दूसरी शादी क्यों की। अगले दिन मैं सोकर उठी तो मेरे लिए मुश्किलों भरा दौर शुरू हो चुका था। मेरी नई माँ का रवैया मेरे समझ से बिल्कुल बाहर था। मैं सोकर उठी और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। मैं देख रही थी कि मेरी नई माँ घर में नौकरों पर ऐसे हुक्म चला रही थी कि जैसे वही पहली मालकिन है इस घर की और न जाने कब से इस घर को संभालती आ रही है। मुझे अपनी माँ का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरी अपनी सगी माँ तो घर का चाहे कोई नौकर ही क्यों ना हो, कभी भी उससे तेज आवाज़ में बात नहीं करती थी। मुझे उस नई औरत को माँ कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर बैठ गई तो वहाँ पहले से ही पापा की दूसरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने भी जाकर नाश्ता करना शुरू किया। अभी पराठा पर हाथ ही रखा था कि मेरी रूह कांप गई।
जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से पराठे की प्लेट उठा ली थी। मैं इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक इस आफत पर मैं बौखला गई और मैंने चीखते हुए दादी को आवाज़ लगाई थी। अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी सौतेली माँ मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रखा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर इस औरत ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और मेरे आगे से नाश्ते की प्लेट भी हटा ली। मेरी चीख सुनकर दादी बाहर आई। मैं रो रही थी। दादी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मेरी सौतेली माँ बहुत मासूम बनकर दादी से कहने लगी कि मैं अगर पराठे ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी और मेरे रिश्ते नहीं आएंगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो कविता की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अगर यह मोटी हो गई तो उसके लिए भी मुसीबत होगी और हमारे लिए भी मुसीबत होगी। बस इसीलिए मैंने कविता के आगे से पराठा हटा लिया था। मैं तो उसकी भले के लिए ही कह रही थी और उल्टा यह मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा था। अगर अभी इसकी गलती का एहसास इसको नहीं दिलाया गया तो आगे जाकर यह बिगड़ जाएगी। लड़की है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को लोग कहेंगे कि सौतेली माँ ने पराई बेटी को बिगाड़ दिया। अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मेरी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनकर दादी मुझे गुस्से से देखने लगी। इससे पहले मैं कुछ कहती, दादी ने मुझे डांटकर कमरे में भेज दिया। मैं दुखी मन से अपने कमरे में चली आई। कल की आई लड़की मुझसे ज़्यादा सच्ची हो गई और मैं अपनी दादी की नज़रों में झूठी हो गई। रात के समय जब पापा घर आए तो मैंने उनको बताना चाहा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने पापा को अपने ध्यान में लगा दिया ताकि मैं उनको कुछ ना बता सकूं। मैं जब भी पापा से कहने के लिए कुछ मुंह खोलती, मेरी सौतेली माँ उन्हें अपनी बातों में लगा लेती और मेरे पापा मेरी तरफ ध्यान देने की बजाय मेरी सौतेली माँ की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कई सारे दिन ऐसे ही गुजर गए। पहले वाली बहारें अब खत्म हो चुकी थी। माँ की छाँव धूप में बदल चुकी थी। पहले माँ मेरे खाने पीने का ध्यान किसी को परवाह नहीं रखा करती थी, अब मेरी थी। पापा भी सारा दिन काम में बिजी रहते और जब घर आते तो मेरी सौतेली माँ उनको अपने कामों में उलझा रखती। समय ऐसे ही गुजरता गया। मेरा अपने ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। पापा की नई शादी के 1 साल बाद ही मेरी दादी भी इस दुनिया से चली गई। अब तो पापा मुझ पर और भी ध्यान नहीं देते थे, मेरी नई माँ के पीछे लगे रहते थे। मैं कुछ कहती तो मुझे डांटकर भगा देते। मैं अपनी माँ को याद करके रोती रहती तो मुझे रोने भी ना दिया जाता। जब मैं अपना दिल हल्का करने के लिए रोती थी तो मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के कान भर देती कि मैं कविता को इतना प्यार करती हूँ, फिर भी यह अपनी माँ को याद करके रोती है। आने जाने वाले को यह जताना चाहती है कि मैं इस पर जुल्म करती हूँ। और फिर पापा मुझ पर खूब गुस्सा होते, मुझे खूब डांटते और कभी कभी तो मेरे पापा मुझ पर हाथ भी उठा देते। मेरी सौतेली माँ अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। घर में उसी का हुक्म चलता, जो चाहती वही होता। मेरे पापा मेरे खिलाफ हो गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरी जान छूटी। मैंने हॉस्टल में रहने का फैसला घर में सुना दिया। पहले तो मेरी सौतेली माँ इस बात के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर पापा ने मेरी साइड ली और मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। अब मैं घर बहुत कम आती थी। इस बात पर भी मेरी सौतेली माँ ने खूब अवेलना मचाया था, लेकिन पापा ने मुझे इस बात के लिए कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे कहाँ रहना है। एक बार मेरा इरादा घर पर ही रात बिताने का था, इसलिए मैं घर पर ही रुक गई। रात को जब मुझे कमरे में घुटन महसूस हुई तो मैं बाहर आ गई। थोड़ी चहलकदमी करने के बाद जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मेरी नज़र अपने पापा के कमरे पर पड़ी, जो मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। हल्का सा दरवाज़ा खुला होने की वजह से अंदर से रोशनी आ रही थी। मेरे पापा को रात को लाइट ऑफ करके सोने की आदत थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद पापा जग रहे हैं, तो दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हुई
कि क्यों ना पापा के साथ जाकर कुछ बातें करूं। यही सोचकर मैं कमरे में चली आई जहां पापा कोई किताब पढ़ने में बिजी थे और मेरी सौतेली माँ उनके पास बैठी कुछ बातें कर रही थी। अभी कमरे के अंदर पैर भी नहीं रख पाया था कि मेरी सौतेली माँ की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सौतेली माँ मेरी पापा से कह रही थी कि आप कविता को घर पर ही रखा करें, उसे हॉस्टल में मत रखें। मेरी माँ की बात सुनकर मेरे पापा बोले, अच्छा है वह हॉस्टल में ही रहे, कम से कम उसे जान तो छूटी है, वह भी अपनी माँ की तरह है। वैसे भी अब उससे बोलने वाला हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो और अपनी नौकरी करो, खुद कमाओ खुद खाओ। इतना पढ़ा लिखा दिया है, यह क्या कम है? घर कम रहे यही अच्छा है, क्योंकि घर में रहेगी तो घर में लड़ाई झगड़ा ही करवाएगी। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी माँ को भी मेरी खुशियों की परवाह नहीं थी और वैसे ही यह बेटी है। अपने पापा की बात सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा था। मुझे ऐसा लगा अपने ही घर में मुझे हर चीज़ काटने को दौड़ रही है। मैं पापा के बारे में क्या सोचती थी और पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बस यही चल रहा था कि इसी वक्त वापस हॉस्टल चली जाऊं। पापा की बात सुनकर अब मुझे नींद भी नहीं लग रही थी। अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी और अधूरी पढ़ाई के साथ मुझे नौकरी कौन देता। पापा तो अब मेरा खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आते थे। मैं सुबह होते ही हॉस्टल वापस आ गई। मेरे रूममेट एक जॉब करती थी। मैंने उससे बात की तो उसने मुझे भी अपने ऑफिस में नौकरी लगवा दी। सैलरी ठीक ठाक थी। इससे मेरी पढ़ाई और महीने का खर्चा आसानी से निकल रहा था। लेकिन अब मुझे रहने का भी इंतजाम करना था। सारी ज़िंदगी तो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ ही दिनों में मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हो गए कि मुझे हैरत हुई और हैरत के साथ साथ खुशी भी महसूस हो रही थी। उन स्टूडेंट में एक ऐसा लड़का मेरे क्लास का ही था जो देखने में बहुत खूबसूरत जवान था। वैसे तो मैं अपने से छोटी क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए मैंने राज को मना किया कि तुम अपने लिए किसी दूसरे टीचर का इंतज़ाम कर लो, लेकिन वह नहीं माना। तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मेरा काम तो पढ़ाना था तो उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया। पापा अपना कहा सच कर दिखाया। 1 महीने बाद ही पापा ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया था। मेरा क्लासमेट मेरा बहुत ख्याल रखता था। पहले पहले मुझे लगा कि वह मेरी फिक्र करता है, वह मेरा दोस्त बन गया है, इसलिए मेरी इतनी परवाह करता है। लेकिन एक रोज़ मेरे हैरत की हद ना रही जब उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता है। उसकी फैमिली में बस एक बहन थी जो उसके साथ ही रहती थी। घरवार की तरफ से काफ़ी अमीर था। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। राज के माता पिता की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने राज को और उसकी बहन को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। किसी भी रिश्तेदार ने उन दोनों का साथ नहीं दिया था। फिर उसने भी उन लोगों के सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे। उसको मैंने भी अपनी कहानी सुना दी। राज ने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं फ़ौरन मान गई। उसने मुझे समझाया कि शादी करने से पहले एक बार अपने माता पिता से पूछ लो। राज के समझाने पर मैं एक दिन के लिए घर आई। घर पर पापा की हालत देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पापा की हालत बहुत ख़राब, बहुत अजीब हो रही थी। वह अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने होश में नहीं थे। मेरी सौतेली माँ भी उस समय घर पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई हुई थी। शाम होते होते पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने पापा से अपने मन की बात कहनी चाहिए। मैंने अपने पापा की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मैंने पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोला तभी मेरी सौतेली माँ कमरे में आ गई और मेरे पापा को दूध का गिलास देने लगी। पापा ने दूध पीने से मना कर दिया, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को ज़बरदस्ती वह दूध पिला दिया।
दूध पीते ही पापा को उल्टी आ गई। मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आपने हॉस्पिटल लेकर जाएं। जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मैं इनका इलाज करवा रही हूँ, यह ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए लगातार 2 दिन तक मैं घर पर रुकी रही और आखिरकार एक दिन मुझे पापा से बात करने का मौका मिला। मैंने जल्दी से अपने मन की बात पापा के सामने रख दी। मैंने कहा कि पापा, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। इसी बीच मेरी सौतेली माँ न जाने कहाँ से आ गई और आते ही जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, जैसे घर में कोई मर गया हो। मुझे न जाने क्या क्या सुना दिया, किरदार बेशरम और न जाने क्या क्या गंदे गंदे शब्द मेरे लिए बोले। मेरे पापा उस समय पूरे होशो हवास में थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं अविश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। कहा, अब तुम घर पर ही रहोगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन घर से मैं भाग गई और राज से शादी कर ली। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जिंदगी मेरे लिए बहुत ही हसीन हो गई थी, जैसे सब गमों के बादल छट गए हो। मैं अपने आप बहुत खुश रहने लगी थी। मेरा पति राज मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत भी करता है। एक दिन राज घर आया तो उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझसे भी नहीं बोला, आते ही खामोशी से सो गया, खाना भी नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। शादी के 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन आज तक मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मैंने भी उसको कुछ ना कहा और सारी रात आंसू बहाती रही, खुद भी सो गई। सुबह राज गुस्से में नाश्ता किए बगैर मेरे उठने से पहले ही चला गया और रात को मेरे सोने के बाद वापस आया। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन इतवार था, इसलिए राज घर पर ही मौजूद था, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था और किसी से फ़ोन पर बातें करता रहा। अब तो मेरी जान निकलने लगी। मैं राज से कुछ बात करती तो वह मेरी बात का जवाब नहीं देता। रात को भी वह मेरी तरफ पीठ करके सो गया। मैं पूरी रात राज के रवैये के बारे में सोचती रही। अब तो राज मुझ पर हुक्म भी चलाने लगा था। दिन ब दिन उसका रवैया मेरे लिए ख़राब होता जा रहा था। एक दिन जब उसने मेरे सामने अपने कपड़े डाले तो मैंने भी गुस्से से कह दिया कि जब तुम मुझसे बात ही नहीं करते, तो जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे कपड़े क्यों धोऊं? इसी बात पर राज ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उस समय मैं कुछ सुनने के काबिल भी नहीं रह गई थी। मैं मुंह खोले राज को देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी नरक बना ली है। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। राज का एक बार हाथ क्या उठा, अब तो वह मुझ पर रोज़ हाथ उठाने लगा। मैं रो रो कर राज को उसकी मोहब्बत याद दिला रही थी, लेकिन उस पर जूं तक नहीं रेंगती। मेरे पास अब रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर से भागकर शादी की थी। शिकायत करती तो किससे करती? हमेशा मोहब्बत को तरसे हुई थी कि राज ने जरा सी मोहब्बत क्या दिखाई। मैं तो उसकी मोहब्बत में पिघल गई थी, लेकिन यह भूल गई थी कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या हो सकता था। मोहब्बत को उसकी सच्ची मोहब्बत समझ बैठी। इंसान नफ़रत के साए में जी सकता है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं जी सकता। धीरे धीरे राज अपने संस्कारों से गिरता गया। अब वह घर पर अपने दोस्तों को भी बुलाने लगा था। वह दोस्त मेरे साथ मजाक मजाक में बदतमीजी करते, लेकिन राज कुछ नहीं बोलता। एक बार तो हद ही हो गई, जबकि उसके दोस्त ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। मैं गुस्से से लाल हो गई और राज के दोस्त पर हाथ उठा दिया। इसी बात पर बवाल मचाकर उस रात भी उसने मुझे बहुत पीटा। पूरी रात मैं रोती रही। शारीरिक दर्द मुझे चोट दे रही थी। दर्द से ज़्यादा दिल में बार बार ख्याल आता कि राज को छोड़कर चली जाऊं। फिर सोचती, इस घर के अलावा मेरा ठिकाना ही कहाँ है। और फिर कुछ दिन बाद राज ने खुद ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं उसकी मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही कि राज एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका देकर तो देखो, हम फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या राज अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका देगा?
कविता और राज के रिश्ते ठीक हो सकते हैं? दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।